नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने एक सीरीज को चालू कर रखा है, उस सीरीज के अंतर्गत आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मुख्यतः करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूनिट 8 पर, यानी जो 8वीं यूनिट है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उन्हीं पर आज की हमारी पूरी क्लास होगी। जैसा कि हमने एक महाकुंभ सीरीज को चला रखा है दोस्तों, इस महाकुंभ सीरीज के अंतर्गत लगातार आप लोगों के पास में क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, लगातार उनकी क्लासें आ रही हैं सुबह और शाम में। आज की इस क्लास में यूनिट 8 आप लोग जैसे देख सकते हैं, यूनिट 8 की ये पहली वाली क्लास है, यानी फर्स्ट क्लास है यूनिट 8 की, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की सामयिक घटनाएं, है ना। तो चलिए दोस्तों, इसको हम चालू कर रहे हैं और ये पहली क्लास है, इसके बाद में लगातार इसकी क्लासें आएंगी। बाकी जिस जिस यूनिट में आप लोगों को दिक्कत है उन सब की प्लेलिस्ट बन गई है, आप लोग जाइएगा उनमें देख लीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो PDF है वो आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा। क्योंकि जब आपकी परीक्षा एकदम पास में आ जाएगी, वैसे तो पास में आ ही गई है लेकिन उसके कुछ दिनों पहले, 3 से 4 दिन पहले, तब आप उस PDF को देख लेंगे और उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। एक बार उसको देख लिया, फिर एक बार क्लास देख ली तो और अच्छे से क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसको चालू करते हैं। लगभग में 500 प्लस प्रश्न इसमें आपके आएंगे, यानी कि 5000 प्रश्नों को यदि हम देखें तो पूरी की पूरी क्लास में है, यानी कि पूरी की पूरी जो हमारी महाकुंभ सीरीज है उसमें 5000 प्लस क्वेश्चन है, पर प्रत्येक यूनिट से कितने आ रहे हैं, 500 प्लस। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, IMF के अनुसार भारत का GDP वृद्धि दर अनुमान FY 2024-25 के लिए क्या है। प्रश्न क्या है फिर से समझे, IMF के अनुसार, है ना, सब लोग अपने अपने अनुसार बोलते हैं, कहीं विश्व बैंक के अनुसार, कहीं किसी के अनुसार, इसी प्रकार से IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत का GDP वृद्धि अनुमान FY 2024-25 के लिए क्या है। तो क्या है दोस्तों, याद रखिएगा 6.8% इसका आंसर होगा। क्या होगा, 6.8%, 6.8%। बाकी ऑप्शन में क्या क्या था, 5.1%, 7.8% और 8.7%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6.8%। हमने जब अंतरराष्ट्रीय जो हमारा अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक था, यानी कि यूनिट 6 थी, जब हम पढ़ रहे थे तब हमने वहां पर अलग अलग जगह पर अलग अलग वृद्धि दर को देखा था। उन्हीं में से एक हमने IMF की भी चर्चा उस समय पर की थी। उस समय भी ये वाला क्वेश्चन आया था, और चूंकि ये अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों से तो जुड़ा ही हुआ है, राष्ट्रीय मुद्दों से, इस वजह से यहां पर भी ये वाला प्रश्न आया हुआ है। तो ऐसा मत समझना कि आप अर्थशास्त्र बताने लगे, क्या ऐसा नहीं है। आप दूसरा प्रश्न देखिए, गोलन हाइट्स जो हाल ही में समाचारों में था किस देश में स्थित है। गोलन हाइट्स ये दरअसल एक चट्टानी जगह है, स्थान है। ये पूछ रहा है, ये इसकी चर्चा क्यों हुई, यहां पे प्रश्न क्यों आया है। गोलन हाइट्स जो हाल ही में समाचारों में था किस देश में स्थित है, इराक, सीरिया, यमन, ओमान। ये है कहां पे, तो ये दरअसल सीरिया में स्थित है, दमिश्क के पास में। कहां पे, सीरिया में ये स्थित है, दमिश्क से लगभग में 100 किलोमीटर के आसपास में है। अभी इस पर क्या हुआ था, एक हमला हो गया था। आसपास के जो देश हैं इस पर क्या करते हैं, अपना दावा करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही विवादित ये क्षेत्र है, एक पहाड़ी सा क्षेत्र है, चट्टानी इलाका है, जिस पर आसपास के जो देश हैं वो क्या करते हैं, दावा करते हैं। तो काफी ज्यादा समाचार पत्रों में रहा था, तो इसी वजह से, समाचारों में था, तो इसी वजह से ये वाला प्रश्न यहाँ पे डाला गया है कि ये गोलन जो हाइट्स है वो कहां पर स्थित है। तो हमें मालूम होना चाहिए कहां पर है, सीरिया में स्थित है। क्लियर। शारदा सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हुआ किस राज्य की प्रसिद्ध लोक गायिका थी। शारदा सिन्हा। चलिए, अब ये जो शारदा सिन्हा है, तेलंगाना की थी, उड़ीसा की थी, बिहार की थी या पश्चिम बंगाल की थी। तो दोस्तों इसका आंसर तो बिहार है, पर शारदा सिन्हा पर और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या क्या है, शारदा सिन्हा को ही बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। क्या, बिहार कोकिला। याद रखिएगा, बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो शारदा सिन्हा को जाना जाता है। ठीक है, और क्या है, मगधी, अवधी और मैथिली भाषाओं में इनकी कविताएं हैं, है ना। अवधी में है, मगधी में है, मैथिली में इनका जो कविता संग्रह है, इनकी जो कविताएं हैं, जिस भाषा का ये उपयोग करती हैं, वो मगधी में, अवधी में, मैथिली में। और मुख्यतः किस वजह से इनको और जाना जाता है, दरअसल बिहार में छठ पूजा बहुत ज्यादा मनाई जाती है। तो छठ पूजा के समय जो गीत गाए जाते हैं, छठ पूजा
वो इन्हीं के द्वारा गाए गए हैं, है ना, या इन्हीं की शैली में गाए जाते हैं। तो छठ पूजा जो गीत हैं उनसे संबंधित बिहार में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। साथ ही साथ इन्हें बिहार कोकिला कहा जाता है। मगधी, अवधी, मैथिली भाषा में इनकी जो कविता संग्रह है या जो कविताएं ये गाया करती हैं उन्हीं से संबंधित है। तो इन्हीं का क्या हुआ है, अभी हाल ही में निधन हो गया था। ये कहां से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। 2024 के लिए 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के द्वारा 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार, याद रखना प्रश्न को हमें अच्छे से समझना है, कृषि राज्य पुरस्कार से किस राष्ट्र को सम्मानित किया गया है 2024 के लिए? किसको सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश? बिल्कुल नहीं, इसका जो आंसर है वो क्या है? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। क्योंकि आप एमपी पीएससी दे रहे हैं तो आप सोचेंगे मध्य प्रदेश होगा तो आप लगा आएंगे, क्योंकि आपने जब पढ़ नहीं रखा होगा तब ऐसा करेंगे, और यदि पढ़ रखा है, ये वाला क्वेश्चन देख लिया होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। महाराष्ट्र को मिला है, याद रखिएगा, 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार। ठीक, पहली बात हो गई। और ये जो पुरस्कार है किसके नेतृत्व में था? अच्छा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एक शिंदे। एक शिंदे इन्हीं के नेतृत्व में मिला हुआ है। ठीक है, एक शिंदे, ये कौन है? मुख्यमंत्री। चलिए आगे चलें, आगे का देखते हैं भैया, आगे कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किसको 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये याद रखना, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गुलजार, जगत गुरु रामभद्राचार्य, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। इन दोनों को ही 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। गुलजार कौन है? एक उर्दू कवि हैं, उर्दू कवि हैं। तो फिर जगत गुरु रामभद्राचार्य कौन है? ये संस्कृत के कवि हैं। क्लियर, इतना आपको मालूम होना चाहिए। एक तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी कि नहीं? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961, ये शुरुआत है, यानी इस दिन 1961 से ये चालू किया गया था। 1961 से इसकी क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। गुलजार, जगत गुरु रामभद्राचार्य। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? दामोदर। क्लियर, किसको मिला था? दामोदर को मिला था। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 58वां, यानी हम किसी पुरस्कार को याद कर रहे हैं तो हमें आगे पीछे का भी याद होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है? किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डी ला लेजियन ऑनर से सम्मानित किया गया है? चलिए, किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डी ला लेजियन डा ऑनर, यहां पे डा और आता है, डा ऑनर से सम्मानित किया गया है? पहले तो ये समझ लें कि ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये वाला जो सम्मान है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना 1802 में नेपोलियन ने की थी। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, उसके द्वारा इस सम्मान की स्थापना की जा रही है। ठीक है, अब इसको ये मिला किसको है? राजनाथ सिंह को, शशि थरूर को, नीरज चोपड़ा को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शशि थरूर। ये शशि थरूर को मिला है। ये मिलता कब है? जब आप अपने देश का जो एक संबंध है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के साथ बहुत अच्छे से बना लेते हैं, तभी यह सम्मान आपको दिया जाता है। बहुत सारी इसमें प्रतिभाओं को जोड़ा जाता है, देखा जाता है कि व्यक्ति उसके काबिल है कि नहीं। इसमें मुख्यतः जो आधार है वो यही है कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आपकी समझ है, आपकी सूझबूझ है, उससे आपका अन्य देशों के साथ में किस तरीके से संबंध रहा, उसी आधार पर ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो कितनी बातें हमने देखी। एक तो शशि थरूर जी को मिला हुआ है, 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था। ठीक है ना? आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय सेवा में सूबेदार का पद प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रीति रजक, राजेश्वरी, मनीषा कीर, इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है, बार बार ऐसे प्रश्न जो है वो पूछ ही लिए जाते हैं, महिलाओं पे संबंधित प्रश्न है। तो भारतीय सेवा में सूबेदार, सेना है दोस्तों, याद रखिए सेना, भारतीय सेना में सूबेदार का पद प्राप्त करने वाली पहली जो महिला बनी है वो कौन है? प्रीति रजक है। याद रखिएगा, प्रीति रजक। अब ये जो प्रीति रजक हैं, याद रखिएगा, इनका प्रमोशन हुआ है। क्या हुआ है? प्रमोशन। डायरेक्ट नहीं मिला है, प्रमोशन हुआ है। पहले ये क्या थी? हवलदार थी।
हवलदार से फिर ये क्या बनी है, सूबेदार बनी हुई है। ठीक है ना। तो ये है कौन, प्रीति रजक, काफी चर्चा में थी। आगे चलते हैं। हर साल किस दिन को वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको ये जो दिन है वो पूरे अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित एक क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में पूछ लिया जाता है, पीएससी में भी वो पूछेंगे ही, एक ना एक दिवस तो आएगा ही। तो हर साल किस दिन को वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। ऑप्शन देखिए, ऐसे ही ऑप्शन देता है पीएससी। तो क्या हो जाएगा, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, जीएसटी चालू कब हुआ था? तो इस साल से 7 साल लगा लीजिए पीछे, 7 साल पहले। क्लियर है, यानी 2000। अब 7 साल घटा लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? भारत में हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी, 12 फरवरी, 14 फरवरी या 15 फरवरी? चलिए थोड़ा राष्ट्रीय, हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस है। ये राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है भारत कोकिला, स्वर कोकिला नहीं कह रहा हूं, शब्दों पे थोड़ा गौर करना। यदि शब्द थोड़े बहुत भी बिगड़ते हैं तो हम सीधे के सीधे एक क्वेश्चन नीचे आ जाते हैं और पीएससी में 2 नंबर नीचे आ जाते हैं। 2 नंबर नीचे आ जाने का मतलब 10,000 लड़के हम पीछे चले गए। इसलिए ध्यान से समझना, मैंने बोला है भारत कोकिला। भारत कोकिला किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर को। तो ये जो राष्ट्रीय महिला दिवस है ये सरोजनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। मतलब इनका जिस दिन जन्म हुआ था, सरोजनी नायडू को ही क्या कहा जाता है? भारत कोकिला। भारत कोकिला। ये मुख्यतः थी कौन? सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू जो है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई हैं। किससे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। सविनय विज्ञान आंदोलन जब आप लोग पढ़ते हो तब धरसाना में एक विद्रोह होता है। धरसाना में बहुत बुरी तरीके से अंग्रेज लोग, वहां की जो जनता थी, वहां के जितने भी आंदोलनकारी थे, उनको लाठियों के माध्यम से भगाने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर लाठियां चलाई गई हैं। उस समय वहां पर सरोजनी नायडू भी मौजूद हैं। क्लियर है। तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान था जब सविनय विज्ञान आंदोलन हो रहा है। इस जगह को याद रखना, किस जगह से संबंधित है? धरसाना। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात कौन सी है? दूसरी बात यह है कि ये जो धरसाना वाला जो उस समय पर एक बहुत बड़ा उपद्रव हुआ था जिसमें उन्होंने लाठियां खाई थी अंग्रेजों की, वो सविनय विज्ञान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 1930 सविनय विज्ञान आंदोलन। ठीक है ना। सविनय विज्ञान आंदोलन वही आंदोलन जो दांडी मार्च के बाद में हुआ है, तो इसको याद रखना। तो सरोजनी नायडू, भारत कोकिला, इन्हीं की जयंती पर यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। कब? 13 फरवरी को। ठीक है। भारत में हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई केन बेतवा लिंक, केन ये केन है, केन बेतवा लिंक परियोजना का संबंध कहां से है? बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बुंदेलखंड से। कहां से संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। क्लियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो केन बेतवा लिंक परियोजना का संबंध है वो बुंदेलखंड से संबंधित है। हम सीधी सीधी यदि नदियों को भी देख लेंगे तो हमको समझ में आ जाता है कि केन नदी कहां से जा रही। मालवा, निमाड़ वाले क्षेत्र से तो उनका कोई मतलब ही नहीं है ना। उसके बहुत ऊपर से निकलेंगी और जाके कहां पे जा रही है? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। तो उनका जो संबंध है वो कहां से है? बुंदेलखंड से है। बुंदेलखंड को वो सबसे ज्यादा क्या देंगी? फायदा देंगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा घोषित किया गया है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा घोषित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भोपाल होगा, इंदौर होगा, ग्वालियर होगा, जबलपुर होगा। स्वच्छता की जब भी बात आए दोस्तों, और मान लीजिए ऐसी बातें मैं तभी बोलता हूं जब माना जाता है। तो मान लीजिए आपको नहीं है मालूम, क्योंकि आपने शायद नहीं पढ़ रखा हो, स्वच्छता की यदि बात आती है तो फिर आप इंदौर को लगा देंगे।
अब क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास में इसीलिए बोल रहा हूं, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, इंदौर है। और यदि पता है तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। यहां भी इसका आंसर क्या है, इंदौर है। और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आदर्श की बात है कि हमारा जो इंदौर शहर है वो स्वच्छता के मामले में हमेशा आगे रहता है। आगे रहता है कि नहीं मिलता रहता है। अब यहाँ पर ये जो वाटर प्लस शहर है इसके लिए इसलिए घोषित किया गया है कि यहाँ पर जो पानी का मैनेजमेंट है, जल प्रबंधन है, उसको बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर की तरफ चले जाएंगे, है ना, उनको सही अच्छी तरीके से डिस्पोज कर दिया जाएगा। बाकी जो जल प्रबंधन है वो भी बहुत अच्छे से है। तो इसी कारण इसको क्या कहा गया है, वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। कब, 2021 के तहत। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांट्या मामाजी रेलवे स्टेशन रखा गया है। टांट्या मामाजी पे तो प्रश्न आना ही है, आप समझ लो। टांट्या मामाजी को बिल्कुल नहीं भूल के जाना है। खाज्या नायक, भीमा नायक, टांट्या भील, ये जो हैं इन पर प्रश्न बिल्कुल पूछा ही जाएगा। आप ये मान के चलो, जितने मैंने अभी नाम ले दिए एक प्रश्न इनसे तय है आना। तो जहां से प्रश्न तय है उनको तो हमें अच्छे से याद ही कर लेना चाहिए। तो ये जो टांट्या मामा जी हैं, इन्हीं के नाम पर एक रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो बदलकर टांट्या मामा रख दिया जाएगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इंदौर रेलवे स्टेशन, जबलपुर रेलवे स्टेशन या पाताल पानी रेलवे स्टेशन। तो ये जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है इसी का नाम बदलकर टांट्या मामा जी रेलवे स्टेशन रख दिया जाएगा। ठीक है ना। ये टांट्या मामा जी को 4 दिसंबर को फांसी दी गई थी दोस्तों। 4 दिसंबर को फांसी दी गई थी 1889 में। कब दी गई थी, 1889 में। अपनी बहन खुसरो खां से ये मिलने के लिए आते हैं और उसके बाद में इनको धोखा दे दिया जाता है। धोखा दे देने के बाद में इनको अंग्रेज लोग पकड़ लेते हैं, इनको बाद में फांसी हो जाती है। इन्होंने अंग्रेजों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। अंग्रेजों ने इनके लिए एक उपाधि भी दी हुई थी। वो क्या उपाधि थी उसको जरूर याद रखना। उस उपाधि से 2 प्रश्न आते हैं। सबसे पहले तो आता है कि भारत का रॉबिन हुड कौन है, इंडियन रॉबिन हुड। देखिए तो टांट्या मामा जी जो है वो कौन है, इंडियन रॉबिन हुड। इंडियन रॉबिन हुड। क्लियर। इंडियन रॉबिन हुड हो गए टांट्या मामा जी। ठीक है। अब आएगा निमाड़ के रॉबिन हुड। निमाड़ के रॉबिन हुड, तो ये कौन हो जाते हैं, ये हो जाते हैं भीमा नायक। कौन हो जाते हैं, भीमा नायक। भीमा नायक समझते जाना। निमाड़ के रॉबिन हुड तो भीमा नायक, इंडियन रॉबिन हुड, भारतीय रॉबिन हुड तो कौन हो गए, टांट्या मामा जी हो गए। टांट्या मामा को एक और नाम से जाना जाता है, टुंड्रा। टुंड्रा ये इनका तीसरा नाम हो गया। हो गया तीसरा नाम। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। 100वां तानसेन संगीत समारोह किस शहर में आयोजित हुआ था। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। भैया तानसेन संगीत समारोह कहां होता है, भाई ये तो ग्वालियर में ही होता है। तो ग्वालियर में ही हुआ था, है ना। 9 मिनट तक 9 प्रकार के वाद्य यंत्र अलग अलग क्रम वाइज बजते हुए जा रहे थे। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ था। 9 अलग अलग तरीके के जो वाद्य यंत्र हैं जो कि संगीत में उपयोग में आते हैं, तो उस समय पर ये गाए गए थे। कब, 100वां तानसेन संगीत समारोह। तो ये कहां पर है, ग्वालियर में। हर बार कहां मनाया जाता है, ग्वालियर में ही मनाया जाता है। ग्वालियर क्या है, तानसेन की नगरी है। इसको क्या बोलते हैं, तानसेन की नगरी। ग्वालियर में एक चौराहा है जिसको बोलते हैं हजीरा चौराहा। कभी लोग वहां से हज करने के लिए जाया करते थे। वहीं पर पास में ही तानसेन जी का क्या है, मकबरा है, और वहीं पर ये पूरे के पूरे जो प्रोग्राम है वो हुआ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में निधन होने वाली जो जोधैया बाई हैं किस भारतीय जनजाति समुदाय से संबंधित थी। जोधैया बाई 2024 में इनका निधन हो गया है दोस्तों। गौंड थी, बैगा थी, संथाल थी या भील थी। दोस्तों याद रखिएगा ये बैगा जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैगा जनजाति से संबंधित है। बैगा जनजाति, ठीक है ना। बैगा जनजाति से ये क्या है, संबंधित है जोधैया बाई। बैगा जनजाति अगर हम देखें तो विशेष तौर पर पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत आया करती है ना। विशेष तौर पर पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति। इन्हें हम गोंडी चित्रकला के लिए जानते हैं। माफ करिएगा, बैगा चित्रकार है ये, बैगा चित्रकार। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं,
आगे का प्रश्न क्या है? हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में 3 शावकों को, शावक मतलब उनके जो बच्चे हैं, शावकों को जन्म देने वाली मादा चीता का क्या नाम है? ये क्यों पूछा गया है? दरअसल इस मादा चीता का नाम जो है वो किसने रखा है? मोदी जी ने रखा हुआ है। आशा, आशा, दुर्गा, इनमें से कोई नहीं। शाह और सा का यहाँ पे फर्क है, एक है आशा और एक है आशा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? आशा। याद रखिएगा, ये जो नाम है वो किसने दिया है? मोदी जी ने दिया हुआ है ना। नाइजीरिया से क्या लेके आए गए थे? मोदी जी ने, याद रखिए, ने नाइजीरिया से चीते लेकर आए थे और उसके बाद कूनो पालपुर जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वहां पर रखे गए थे, उनकी व्यवस्था की गई थी। चूंकि चीते बहुत ज्यादा वैसे भी कम हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीते थे जो उसमें से समाप्त होते आ रहे थे या फिर बीमार भी हो रहे थे, है ना। चीतों में यदि कहा जाता है कि यदि आप इनको लेके आओगे तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो एक वातावरण से दूसरे वातावरण को अच्छे से झेल पाए। चूंकि भारत का जो वातावरण है वो कैसा है? गर्म वाला प्रदेश ज्यादा है, उमस वाला प्रदेश ज्यादा है, इस वजह से बहुत सारे चीते नहीं बच पा रहे थे। तो उन्हीं में से एक चीता थी जिसका नाम है आशा। इसी ने क्या किया था? 3 शावकों को जन्म दिया। जैसे ही जन्म दिया तो फिर से उम्मीदें बढ़ने लगी कि ठीक है भैया, जो प्रोजेक्ट हमने चालू किया था एक ना एक दिन वो अच्छे से सफल भी हो जाएगा और चीतों की संख्या भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलें। नाउ योर मेडिसिन KYM ऐप जो NADA नाडा इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है का उद्देश्य क्या है? तपेदिक को समाप्त करना यानी टीबी को समाप्त करना, कुष्ठ रोग का निवारण, खिलाड़ी और कोच को एंटी डोपिंग के बारे में शिक्षित करना, इनमें से कोई नहीं। फिर से देखिए, नाउ योर मेडिसिन KYM ऐप जो NADA इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है का उद्देश्य है, नाडा के द्वारा। तो इसका जो दोस्तों उद्देश्य है वो है खिलाड़ी, क्या है? खिलाड़ी और कोच को एंटी डोपिंग में शिक्षित करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो खिलाड़ी और कोच को एंटी डोपिंग के बारे में शिक्षित करना। ये बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है दोस्तों, खेलों में डोपिंग वाला सिस्टम है ना। कोई कुछ मेडिसिन को लगाएगा, कहीं कोई कुछ करेगा, वो सोचेगा कि अब हम आज ही घोड़ा बन जाएं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे आप लोग भर्ती भी देखते होंगे, तो भर्ती के समय पे भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इंजेक्शन लगवा लेंगे तो दूसरे दिन हमारी दौड़ निकल जाया करेगी। तो ऐसा देखा जाए तो होता नहीं है। मन का पूरा खेल होता है कि भैया मन अगर ऐसा है तो फिर आपकी दौड़ भी निकल जाती है और मन के हारे हारे और मन के हारे जीत है। और यहाँ पर जो डोपिंग की बात चल रही है वो एक बहुत बड़े लेवल पर हो जाती है। जब जो खिलाड़ी हैं बहुत ऊंचे लेवल पर जब खेला करते हैं तो वो भी डोपिंग में कहीं ना कहीं फंस जाया करते हैं। तो इस तरीके काम नहीं करना चाहिए। तो उसी के बारे में जागरूकता के लिए ये जो ऐप है वो आया हुआ है, KYM। निषाद कुमार ने 2024 में पेरिस पैरालंपिक में किस इवेंट में रजत पदक जीता था? हमें मालूम होना चाहिए कौन सा खिलाड़ी किससे जुड़ा हुआ है। तो हाई जंप, शूटिंग, कुश्ती, टेबल टेनिस। तो निषाद कुमार ने 2024 में किस इवेंट में रजत पदक जीता है? तो हाई जंप में जीता हुआ है। कितना हाई जंप ये कूदे थे? 2.04 मीटर, ठीक है। और इनके विपरीत में जिसको स्वर्ण पदक मिला हुआ है, रॉबर्ट्स करके हैं, तो उन्होंने कितना 2.8 मीटर, यानी दोनों के बीच में 0.4 मीटर का ही अकेले क्या था? गैप था। यानी कि 0.4 मीटर ही ये उससे आगे थे। तो एक को मिल गया क्या? रजत पदक, जो कि है हाई जंप वाले। क्या नाम है? निषाद कुमार 2024 में। और दूसरे हैं कौन? रॉबर्ट्स। इनको 2.8 मीटर में क्या मिल गया था? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक। हमें इनको याद नहीं रखना है, लेकिन हमें निषाद कुमार को मुख्य तौर पर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 5, 6, 7, 8। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? 6 पदक जीते हुए हैं। कितने पदक? 6 पदक। बिल्कुल याद रखना, पूछे जाने वाला प्रश्न है। भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए किस वर्ष तक सहमति व्यक्त की गई है? बताइए भैया, किस वर्ष तक सहमति व्यक्त की गई है कि हम दोनों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार हो रहा है, लेन देन हो रहा है, 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाए? 2030, 31, 32, 33। तो फिलहाल में उन्होंने कितनी रखी है? 2030। क्या है? 2030। 2030 तक ये जो व्यापार है, ये जो लेन देन है, 100 अरब डॉलर के आसपास पहुंच जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? सक्षम घाटी विवाद कहां से संबंधित है? सक्षम घाटी विवाद कहां से संबंधित है? भारत और पाकिस्तान,
भारत और नेपाल, नेपाल और भूटान, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों सक्षम घाटी जो विवाद है ये संबंधित तो है भारत और पाकिस्तान से, पर इसमें मुख्यतः बीच में जो समस्या पैदा करता है वो कौन करता है? चीन करता है। कौन करता है? चीन। ये वही वाला क्षेत्र है, ये जो सक्षम घाटी है ये वही वाला क्षेत्र है जो पाकिस्तान अधिकृत भारत है, जो पाकिस्तान ने भारत का जो कुछ क्षेत्र है उसको अधिकृत कर रखा है, उसी क्षेत्र में ये घाटी है जिस पर चीन बार बार परेशान करेगा, कहीं कुछ करेगा, और पाकिस्तान चीन की हिदम पर उस पर अपना दबाव बनाता रहता है। तो याद रखिएगा ये विवाद किस किस का है? भारत और पाकिस्तान का, ठीक है ना। चीन पाकिस्तान को सह देता रहता है, याद रखिएगा। सक्षम घाटी विवाद अभी चर्चा में था, पूछा जा सकता है। निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए याद रखना, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? 3 से लेके जो 9 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका एक मानसिक स्तर सही करना या उनके मानसिक स्तर को विकसित करने का जो काम है वो इसी के द्वारा किया जा रहा है। निपुण भारत मिशन, क्लियर। ये शिक्षा मंत्रालय से क्या है? जुड़ा हुआ है। 3 से 9 वर्ष के बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? ई ऑफिस प्लेटफॉर्म क्या है? रोजगार को बढ़ाना, रोजगार में कमी लाना, संचालन को सुव्यवस्थित करना, ये सभी। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। रोजगार को बढ़ाना ये तो मैं मान सकता हूं, पर अगर लिखा है रोजगार में कमी लाना तो बी तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता। अब संचालन को सुव्यवस्थित करना, जो भी ये सब चीजें चल रही हैं, चाहे पेंशन वाली बात हो जाए, है ना, कार्यालय संबंधित कोई भी काम हो जाए, लेन देन हो जाए, है ना, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करना है, उनको चढ़ाना, ये सब पूरे काम हो जाए, तो ये सब किससे संबंधित होते हैं? संचालन को सुव्यवस्थित करने से संबंधित होते हैं। तो जो ई ऑफिस प्लेटफॉर्म है इसका जो सही काम है वो है संचालन को सुव्यवस्थित करना। अभी तक क्या व्यवस्थित नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन ऐसी नई नई चीजें आती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं, जिससे जो शासन की, प्रशासन की या किसी विशेष कोई एक संस्था है उसकी जो चीजें हैं वो अच्छे से चलने लगे, व्यवस्थित हो जाएं। ऐसा नहीं हो कि हमें भैया किसी की फाइल ढूंढना है तो उसको ढूंढने में 3 से 4 ही दिन लग गए, एक क्लिक में काम हो जाए, इस तरीके से। लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है? सरकार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ई ऑफिस प्लेटफॉर्म नाम ही आप देख रहे हो, तो ये संचालन को सुव्यवस्थित करने से संबंधित है, ठीक है। चलिए, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित धैचा क्या है? धैचा, ये क्या है भैया? धैचा, ये तो नाम ही अलग टाइप का है। धैचा हरित खाद्यान्न फसल है, कोयला है, खाद है, पर्वत है। क्या है भैया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्वत। बिल्कुल गलत है ये। सही आंसर इसका क्या है? इसका जो आंसर है वो है हरित खाद्यान्न फसल। क्या है? हरित खाद्यान्न फसल। आप कहेंगे सर ये कैसी फसल है? बहुत बढ़िया फसल है। देखिए इस फसल की कुछ फायदे देखिए। पहली बात, खरपतवार को नष्ट कर देती है। खरपतवार को क्या करेगी? नष्ट करेगी। ठीक है भैया, मान लिया खरपतवार को नष्ट कर रही है। और क्या करती है? मृदा अपरदन को रोक देती है। मृदा अपरदन को रोकेगी। और क्या करती है? मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करती है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करती है। और क्या करती है? पशुओं के लिए चारा का काम करती है। पशुओं के लिए चारे का काम करती है। और देखते जाइएगा, खरपतवार नष्ट हुआ, मृदा अपरदन रोकी, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाया, पशुओं के लिए चारे का काम किया। और क्या है? जैविक खेती। जैविक खेती में अहम भूमिका निभाती है। अहम भूमिका किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? इन सब कारणों के कारण हरित खाद्यान्न फसल है, कि डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे काम कर रही है। और डायरेक्ट में भी अगर देखा जाए तो पशुओं को चारा मिल तो रहा है। तो खरपतवार को नष्ट किया, मृदा अपरदन को रोका, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाई, पशुओं के लिए सही काम किया, जैविक खेती में अहम भूमिका निभाई। तो यह है क्या? हरित खाद्यान्न फसल है। क्या? धैचा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? हर घर तिरंगा मिशन किस मंत्रालय की पहल है? संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये दो तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। हम देखें, क्योंकि भाई गृह मंत्रालय का अलग काम है, रक्षा मंत्रालय का रक्षा से संबंधित काम है। शहरी विकास मंत्रालय भी यहां पर क्यों होगा? है ना, वो शहर के विकास से लेकर है।
फिर भी शायद हो सकता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? संस्कृति मंत्रालय। हर घर तिरंगा मिशन किस मंत्रालय की पहल है? तो संस्कृति मंत्रालय की पहल है। मैंने इतनी बातें इसमें क्यों बताई? बहुत सारे क्वेश्चन यदि हमको नहीं मालूम है, हमने नहीं पढ़ रखा है, तो हम अपने दिमाग से भी लगा सकते हैं। व्यवहारिक ज्ञान वहां पर हमारे काम आता है। हर एक बात इसलिए नहीं होती कि हम भैया उसको रट लें और वैसे ही का वैसे ही आ जाए तो लगा देंगे, और नहीं आया तो हम फिर गलत कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। पढ़ा नहीं है तो क्या है, समझा तो है, वो समझ तुम्हारे क्वेश्चन को क्या कर देगी? सही कर देगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के द्वारा राजनीतिक विज्ञान में मानव डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के द्वारा, देश पूछा जा रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। राजनीतिक विज्ञान में मानव डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। अल्जीरिया, मलावी, नाइजीरिया, इनमें से कोई नहीं। अभी आप लोगों ने समाचार पत्रों में खूब आ रहा था, तो किसने दी है? अल्जीरिया के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? अल्जीरिया के द्वारा दी गई है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्रम में आप ये जो राष्ट्रपति जी हैं, इन्होंने कहां कहां की यात्रा की, यात्रा के दौरान इनको क्या क्या उपाधियां मिली, कहां कहां पर इनको सम्मान मिला, इन सब बातों को जरूर याद रख लीजिएगा। दोनों को याद रखना है, तो राष्ट्रपति जी को और मोदी जी को, इन दोनों पे प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। बाकी लोगों को यदि आपके पास समय नहीं है तो आप एक बार छोड़ भी देना, पर इन दो व्यक्तियों को बिल्कुल मत छोड़ना। चलिए आगे चलते हैं। 2024 बुकर पुरस्कार किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए जीता है? ये भी काफी ज्यादा चर्चा में थे। सामथ हार्वे, निगेला लाप्सन, डगलस हार्ड, या इनमें से कोई नहीं? डगलस हार्ड है। 2024 बुकर पुरस्कार किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए जीता है? सामथा हार्वे, निगेला लाप्सन, डगलस हार्ड, या इनमें से कोई नहीं? तो सामथा हार्वे। क्या है आंसर? सामथा हार्वे। बिल्कुल आपको ये पुरस्कार तो याद ही होने चाहिए। क्या नाम है? सामथा हार्वे पुरस्कार। और जो उपन्यास है वो कौन सा है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। खोरलूचू हाइड्रो पावर परियोजना हाल ही में चर्चा में थी, कहां पर स्थित है? आप इसका नाम कहीं कहीं ऐसे भी देखेंगे, खोर लोचू, खोर लोचू छा या चा भी देखेंगे। हाइड्रो पावर परियोजना जो हाल ही में चर्चा में थी, कहां पर स्थित है? नेपाल, भारत, भूटान, म्यांमार। तो कहां पर है ये दोस्तों, ये है मुख्यतः भूटान में। कहां है? भूटान में। क्लियर है? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? भूटान। इसका सही आंसर है भूटान। 6000 मेगावाट की ये परियोजना है। 6000 मेगावाट की परियोजना है। 6000 मेगावाट की ये क्या है? परियोजना है। और कहां से संबंधित है? भूटान से संबंधित है। नाम क्या है? खोरलूचू हाइड्रो पावर परियोजना। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में घोषित नए जिले का नाम क्या है? संगम नगर, महाकुंभ मेला, त्रिवेणी नगर, या मेलापुरी? क्या नाम है? संगम नगर। बिल्कुल सरल सा प्रश्न था दोस्तों। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं कि बिल्कुल आपको याद ही होंगे। महाकुंभ सीरीज ये भी चल रही है, एक महाकुंभ वहां चल रहा है कि नहीं? तो यहां पर क्या है? संगम नगर। हाल ही में मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन कहां पर हुआ? ग्वालियर, भिंड, मुरैना, भोपाल। हाल ही में मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन कहां पर हुआ? ग्वालियर, भिंड, मुरैना, भोपाल। तो कहां पर हो रहा है भैया? ये ग्वालियर में हो रहा है। क्षेत्रीय उद्योग है ना। बहुत सारे लोग मुरैना लगा सकते हैं क्योंकि मालनपुर यहीं पर है, पर इसका जो आंसर है वो क्या है? ग्वालियर है। उद्योग के चक्कर में मालनपुर या जो मुरैना है वो मत लगा आना, उद्योग के चक्कर में भोपाल मत लगा आना। इसका जो आंसर है वो क्या है? ग्वालियर है। ठीक है। चलिए, तवा जलाशय जो कि एक रामसर साइट है, इनमें से कहां पर स्थित है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि भारत में अभी तक टोटल कितनी रामसर साइटें हैं और रामसर साइट क्या होती है ना। तो अब यहाँ पे है कि तवा जलाशय जो कि एक रामसर साइट है, इनमें से कहां पर स्थित है? इटारसी, मंदसौर, सतना, या बालाघाट? तो ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है इटारसी में, है ना। इटारसी में। ये मुख्यतः किस लिए जानी जाती है? यहाँ पर एक तो चित्रित सारस है, सारस बहुत ज्यादा है, चित्रित सारस है, और चित्तीदार हिरण है। चित्तीदार हिरण है। ये यहाँ की खूबसूरती को बढ़ा दिया करते हैं। क्या कर देते हैं? खूबसूरती को बढ़ा दिया करते हैं। तो तवा जलाशय जो कि एक रामसर साइट है, कहां पर है? चित्रित सारस है और चित्तीदार हिरण है। ठीक है, इटारसी में है। चलिए आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न क्या है।
वरुण बडेरिया का संबंध किससे है? पर्वतारोही, क्रिकेटर, फुटबॉलर या इनमें से कोई नहीं। वरुण बडेरिया, इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है दोस्तों पर्वतारोही से। ये एक पर्वतारोही है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है एलब्रूस, उसको पार कर लिया, यानी उस पर फतेह हासिल कर ली है। तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी एलब्रूस को फतेह किया। ठीक है, तो वरुण बडेरिया का संबंध कहां है? ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है एलब्रूस, उसको फतेह किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है इसको अपन यहां पर समाप्त करते हैं। काफी प्रश्न आप लोगों को इसके मिल चुके हैं। अब हमारी जो क्लास होगी, अगली क्लास होगी, वहां पर हम कुछ अन्य क्वेश्चनों को लेके आएंगे जो राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए होंगे। आपने इसमें देखा होगा कि मध्य प्रदेश के जो प्रश्न थे वो काफी कम थे। अब हम जो आगे की क्लास देखेंगे उसमें देखेंगे कि मध्य प्रदेश के काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर है? नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।